एक बार चलो अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं, अब फिजिक्स जो है हमारी स्टार्ट हो रही है चैप्टर 9 से। ठीक है, 9 चैप्टर है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में तीनों का ही आएगा, केमिस्ट्री का भी आएगा, फिजिक्स का भी आएगा और बायोलॉजी का भी आएगा। अच्छा ये बताओ, जो अभी हमने चैप्टर पढ़ा वो कौन सी स्ट्रीम का था? वो कौन सा स्ट्रीम का था? फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था या बायोलॉजी का था? केमिस्ट्री के 2 चैप्टर केमिस्ट्री के थे। अभी हम एक चैप्टर फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद बायो का करेंगे। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है वो आपका है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फिजिक्स का फर्स्ट और आपके बुक का 9। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब पहले आपको लाइट के बारे में समझना है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको लाइट के बारे में होनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे ये जो 2 वर्ड लिखे हुए हैं ना, लाइट के बाद क्या लिखा हुआ है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। एक रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है और एक रिफ्रैक्शन। ये फिनोमेना है, लाइट के ही फिनोमेना है ये जो हमें पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए लाइट क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे हीट एनर्जी होती है वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसी प्रकार से जो लाइट होती है ना, लाइट वो भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, यदि आपसे पूछे लाइट क्या होती है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स या एनीथिंग अराउंड अस। ठीक है, जो लाइट होती है ना वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है ना, एक एनर्जी है लाइट भी, और वो हमको क्या करती है? इनेबल्स अस टू सी, हमें देखने में हेल्प करती है। मतलब यदि आप कोई चीज देख पा रहे हो तो उसमें किसका रोल प्ले हो रहा है? लाइट का। यदि आपको कोई चीज विजिबल है तो वो किसके कारण है? लाइट के कारण। अब आप बोलोगे मैम आंखों के कारण विजिबल है, तो आंखें भी तभी वर्क करेंगी जब क्या होगी? लाइट होगी। जैसे मैं इस मार्कर को, ये जो पेन है इसको मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब ये पेन का, इसको मैं कैसे देख पा रही हूँ? इसका इमेज जो है वो मेरे रेटिना पे बन रहा है। रेटिना एक पार्ट होता है, हमारी आई का एक पार्ट होता है, सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है जहां पर इमेज बनती है। ठीक है, अपन जब पढ़ेंगे ह्यूमन आई चैप्टर तब उसको अच्छे से देखेंगे। तो रेटिना पे इमेज बनता है, लेकिन इमेज बनाने के लिए इसेंशियल है लाइट। जब इसकी लाइट ऑफ रेज मेरी आंखों में जाएगी, आप लोग की आंखों में जाएगी, तभी तो क्या होगा? इमेज बनेगा। ठीक है, तो लाइट अंदर जाएगी आपके आंखों में और वो मीट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, अब जैसे मैं आप लोग को देख पा रही हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो मेरी लाइट आपकी आंखों में जा रही है, आप लोग की लाइट भी मेरी आंखों में आ रही है। तो क्या हो रहा है? वो जो लाइट ऑफ रेज जब मीट करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट, जहां जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, वो पॉइंट कहां पर मिलता है? आप पर रेटिना पे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई आई डिफेक्ट नहीं है, कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है, उसको वो इजीली विदाउट स्पेक्स के देख पा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसका जो इमेज है वो क्लियरली रेटिना पे बन रहा है। लेकिन आई डिफेक्ट्स भी होते हैं किसी किसी को, है ना, किसी को नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, है ना, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो उस केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि रेटिना से, मतलब एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज नहीं बन पाता है, या तो रेटिना से आगे बन जाता है या रेटिना से पीछे। फिलहाल पीछे तो बन नहीं सकता है क्योंकि वो तो एक वॉल है ना, उसके आर पार थोड़ी ना लाइट जा सकती है, तो वो वहीं पे क्या हो जाता है? थोड़ा सा खिंच के ब्लर हो जाता है। ठीक है, बाकी जिसकी बिल्कुल एकदम हेल्दी आंखें हैं उसका इमेज रेटिना पे बनता है। बट किसके कारण बन रहा है? बिकॉज ऑफ लाइट। जब लाइट रेज आंखों में एंटर करेगी, अच्छा कहां से एंटर कर रही है? आंखों में भी अलग अलग आपके पार्ट्स हैं, और जो सबसे मेन है ना, जो इमेज बना रहा है वो है एक लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट है हमारी आंख में, वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस प्रेजेंट है? कॉन्वेक्स लेंस। जब उससे ये लाइट ऑफ रेज पास होती है ना, तो वही क्या करता है? इमेज बनाता है। अब लेकिन इमेज जो कॉन्वेक्स लेंस इमेज जो बनाता है, अभी हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में बहुत अच्छे से, लेंस को और अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों ही लेंस, दोनों मिरर पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, वो कैसी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा इमेज बनाता है।
मतलब ये जो पेन ऐसे है ना, इसकी लाइट ऑफ रेज जब अंदर जाएगी किससे होती हुई जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस से होती हुई जब जाएगी, और जब ये मीट करती है ना, तो जो इमेज बनता है आपका वो नीचे साइड बनता है, और सॉरी इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा। ये पेन ऐसा है तो इसका इमेज ऐसे बने, ठीक है। आप ऐसे हो तो इमेज ऐसे बने, लेकिन फिर भी आपको उल्टा दिखाई नहीं देता है कुछ भी, इमेज उल्टा बन रहा है, बट एक्चुअली में जो ब्रेन होता है, अच्छा इमेज बन गया है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिखना शुरू हो जाएगा, नो। आंखों का काम तो सिर्फ इमेज बनाने का है, उसको विजिबल करने के लिए ये जो इम्पल्स होता है, मतलब जो ये इंफॉर्मेशन हो गई है उसके पास कि हाँ इमेज बन चुका है, तो वो आगे जाती है, ट्रेवल करती है हमारे ब्रेन के पास, ठीक है। हमारे नर्वस सिस्टम से ये आगे जाती है। नर्व सेल्स जो होती है वो यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। नर्व सेल हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं, आपको पता है ना, सेल्स से मिलकर बॉडी बनती है। 9th क्लास आप पढ़ के आए ही हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज सेल, ठीक है। तो सेल एक टाइप की सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है जो कि डिफरेंट दिखती है सबसे, और एक लॉन्गेस्ट सेल होती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी? सबसे लंबी सेल होती है हमारी बॉडी की नर्व सेल, और नर्व सेल ही क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम। ये किसी भी चीज का सेंस को ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक लेकर जाती है, ठीक है। अब जैसे इमेज बन चुका है रेटिना पे, तो वहां पे भी आपके नर्व सेल्स प्रेजेंट है, वो उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेंगे वहां से और लेकर जाते हैं ब्रेन के पास। फिर ब्रेन आपको वो सीधा इमेज विथ कलर्स के साथ वो दिखाता है, एग्जैक्टली जो आपने देखा है वो दिखाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें देखने में हेल्प करती है, देखने में मदद करती है, ठीक है। अब देखना ही नहीं, अब और भी बहुत सारी चीजें जो लाइट से होती है, ठीक है। अब जैसे आप सोचो, खुद ही थोड़ा प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना कि आप एक डार्क रूम में हो, आप डार्क रूम में है। अच्छा पहले वो चीज समझो, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। अब ये क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जो अपनी खुद की लाइट से शाइन करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, जो दूसरे की मतलब बाहर की लाइट से या टॉर्च की लाइट से शाइन करते हैं। अब जैसे बेस्ट एग्जांपल अपन बोले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का, तो वो अपना द सन, जो सन होता है उसके पास खुद की लाइट है, और वो खुद की लाइट तो सबको दे रहा है ना, तो वो ल्यूमिनस हो गया। ल्यूमिनस क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की लाइट है और वो खुद की लाइट से शाइन कर रहा है। अच्छा यदि मैं हम लोग की बात करूं, तो हम लोगों के पास अपनी खुद की लाइट थोड़ी है, अपनी बॉडी में कोई ऐसी पावर है जो अपन ऐसे शाइन करते हैं? नहीं करते हैं। अपन बाहर से या दूसरी कोई लाइट हमारे ऊपर आती है, फिर वो लाइट किसी व्यक्ति की आंखों में जाती है, तब जाके इमेज बनता है। अब ऐसे ही मैं कंडीशन आपको सोचने को कह रही हूँ कि आप एकदम डार्क रूम में है, एकदम डार्क रूम में है, उसमें एक पॉइंट साइज का भी कोई उजाला नहीं है, पॉइंट साइज की भी लाइट वहां पर नहीं है प्रेजेंट, तो देखो वहां पे सिर्फ वही चीज आपको दिख सकती है जो ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी अंधेरे वाले कमरे में। यदि ल्यूमिनस चीज वहां पे रखी हुई, जैसे जलाई हुई कैंडल बोल लो, या फिर एक बोल सकते हैं आप टॉर्च जो है वो ऑलरेडी वहां पे जली हुई रखी हुई है, तो उसके पास खुद की लाइट है, तो वो आपको विजिबल हो जाएगी। इन केस वहां पे कुछ भी लाइट नहीं है, बिल्कुल भी, ना विंडो से ना कहीं से, तो आपको कोई चीज विजिबल नहीं होगी। वहां पे आप एक इंसान को खड़ा कर दो तो वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है। यदि खुद की लाइट होती, शाइन करता, तो दिख जाता है ना। तो और यदि फिर आप थोड़ा सा भी उजाला वहां पर लेकर आएंगे, थोड़ी सी भी लाइट लेकर आएंगे, तो क्या होगा? उस व्यक्ति पे लाइट पड़ जाएगी वो वाली, तो उसके पास लाइट आ जाएगी, फिर वही लाइट आपकी आंखों में जाएगी, तो वो व्यक्ति आपको विजिबल हो जाएगा, या कोई चीज वो विजिबल हो जाएगी। तो हम लोग कैसे शाइन कर रहे हैं? अब हमारे ऊपर भी तो कितनी सारी लाइट्स है ना। अब ये लाइट आपकी आंखों में जा रही है, इमेज बन रहा है, ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, और तब आपको सीधा इमेज आप लोग को दिखाई दे रहा है हर चीज का, ठीक है। तो लाइट के ही दो फिनोमेना के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और वो दो फिनोमेना कौन कौन से हैं? एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। अब ल्यूमिनस क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है।
जो खुद की लाइट से शाइन करता है वो ल्यूमिनस होता है, और जो दूसरी लाइट से शाइन करता है वो नॉन ल्यूमिनस होता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझने के लिए आपको दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को और समझना पड़ेगा, दो टाइप के सरफेसेस को समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो, एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक क्या होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है नॉन ट्रांसपेरेंट। एक होता है आपका नॉन ट्रांसपेरेंट, एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, और एक होता है आपका नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब इसके बारे में मैं क्यों बता रही हूं आपको ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट, बिकॉज ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है ना, ये कौन सी सरफेसेस से होता है, या तो नॉन ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है आपको कि रिफ्लेक्शन किस टाइप की सरफेस से होगा और रिफ्रैक्शन किस टाइप के सरफेस से होगा। अब देखो, यदि मैं बात करूं किसकी, रिफ्लेक्शन की यदि मैं बात करूं, तो उसमें ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब जिसके आर पार लाइट ना जा सके, जिसके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, वो सरफेस कैसी होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, जिसके आर पार लाइट ना जा सके। और ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट वो जिसके आर पार लाइट जा सकती है। जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्लास स्लैब है ना, इसके आर पार मैं दिख रही हूं आपको, तो इसके आर पार लाइट जा सकती है ना, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और यदि मैं मिरर की बात करूं, मिरर देखा है ना आपने, मिरर कैसा होता है, घर पे आप अपना फेस देखते हो मिरर में, तो उसके आर पार दिखाई नहीं देता ना, हमको आर पार दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेंस में आर पार दिखाई देता है, क्योंकि वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप जो मिरर की यदि मैं बात कर रही हूँ, मिरर मतलब होता है दर्पण, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं। यदि आप मिरर की बात करते हैं तो वो उसके आर पार लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती, उससे क्या होगा, लाइट टकराएगी और वापस आ जाएगी। लाइट टकराने के बाद वहां से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो ये होता है आपका नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस, और जिसके आर पार लाइट इजीली ट्रेवल कर सके वो होता है ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन हमेशा होता है कौन से सरफेसेस के साथ, नॉन ट्रांसपेरेंट। अब जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड के आर पार का हमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सी सरफेस है, नॉन ट्रांसपेरेंट। आर पार लाइट जा पाएगी क्या, नो। यदि मैं इसके ऊपर लाइट लेकर आऊंगी तो ये टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, है ना। अब मान लो ये बोर्ड की जगह मैं यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, अच्छा मिरर और ग्लास में थोड़ा फर्क समझना, मिरर और ग्लास में मैं फर्क समझा रही हूँ आपको। जो मिरर होता है ना, मिरर को अपन दर्पण बोलते हैं, मिरर को क्या बोलते हैं अपन, दर्पण। मिरर जो होता है ना, मिरर, इसको दर्पण बोलते हैं अपन। अब आप लोग है ना एक गलती करते हो, आप लोग, हम सभी गलती करते हैं फिलहाल। आप जिसमें अपना फेस देखते हैं ना घर पे, जो आपका होता है वो होता है प्लेन मिरर। क्या होता है वो, प्लेन मिरर। लेकिन आप उसको हिंदी में बोलते हो तो कांच बोल देते हो ना, लेकिन एक्चुअली में वो कांच नहीं होता है। कांच ये होता है, ग्लास इसे बोलते हैं, जिसके आर पार चीजें देखी जा सके। ठीक है, जिसके आर पार चीजें देखी जा सकती हैं वो ग्लास होता है। और जो आप देखते हो जिसमें अपना फेस देखते हो वो एक्चुअली में मिरर होता है। वो क्या होता है, मिरर होता है। ठीक है, क्योंकि वो कैसा होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। और यदि आप ग्लास की बात करेंगे ना, आप यदि आप ग्लास की बात करते हो ना, तो ग्लास जो होता है ना वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना। उसके एक साइड पे क्या होती है, पॉलिश होती है, उसके एक साइड पे पॉलिश होती है, मर्क्यूरी या टिन की पॉलिश होती है, इसलिए वो क्या है, नॉन ट्रांसपेरेंट। उसके आर पार लाइट जा नहीं सकती है। ठीक है, अब जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन ये ट्रांसपेरेंट सरफेसेस के साथ होगा। यदि मैं इसकी बात करूं, ये ग्लास स्लैब है, अपन जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तब इसको देखेंगे अपन। यदि मैं इसके ऊपर लाइट लेकर जाऊंगी ना, तो लाइट इसके अंदर से होकर गुजर जाएगी। तो वो वाला जो फिनोमिनन होता है ना, जब लाइट आर पार ट्रेवल कर सकती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। और यदि हम मिरर की बात करें, यदि हम किसकी बात करें, मिरर की, मिरर जो होता है ना उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती है। मिरर के आर पार लाइट नहीं जा सकती है क्योंकि टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी।
तो उससे क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन। आया समझ में? उससे क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन। देखो ये मिरर है क्या, ये मिरर है, इसके आर पार का दिखाई दे रहा है क्या, मैं दिख रही हूं क्या, नहीं दिख रही हूं ना। देखो इसके पीछे साइड क्या है, पॉलिश है ना, इसके पीछे साइड क्या है, पॉलिश है। तो ये कैसा ट्रांसपेरेंट हुआ कि नॉन ट्रांसपेरेंट हुआ, नॉन ट्रांसपेरेंट हुआ। क्यों? क्योंकि देखो इसमें तो आप आपका फेस देख सकते हो ना, है ना, इसमें आर पार नहीं देख पा रहे हो आप। तो ये क्या है, ये मिरर है ना। देखो ये दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, मिरर है। इससे लाइट टकरा के बाउंस बैक हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या होगी, लाइट स्कैटर कर जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, इसके आर पार चले जाएगी। आया समझ में? ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लाइट का सबसे फर्स्ट वाला जो फिनोमिनन होता है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, जो कि कौन से सरफेसेस से होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से होता है, वो पढ़ेंगे। अच्छा आप चाहो तो लाइट की डेफिनेशन भी आप लिख लो, ठीक है। हम छोटी सी डेफिनेशन एक लिख लेते हैं इसकी। लिखिए लाइट क्या होता है, सबसे पहले आप लिखना, लिख लीजिए। Light is a form of energy which enables us to see. लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, विच इनेबल्स अस टू सी, जो हमें देखने में हेल्प करती है। अब देखो जो जैसे आप बेसिक का लिख रहे हो ना, तो थोड़ा सा क्विक किया करो, जल्दी से थोड़ा सा, है ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल ही रहे हैं नोट्स में ऑलरेडी, लेकिन बेसिक का कंसेप्ट भी लिखना जरूरी है, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बीच से बन जाते हैं, तो उसे भी नोट करना है, बट थोड़ा सा क्विकली किया करो, है ना। चलिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है, जो हमें हेल्प करती है चीजों को देखने, ठीक है। अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज में लिखवा देती हूँ जो थोड़ी सी बेसिक है और आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा लाइट जो है, अब आप जैसे छोटी क्लासेस में आपने एक एक्टिविटी की होगी जरूर से, एनसीईआरटी में वो एक एक्टिविटी दी, आई थिंक 6th या 7th क्लास में दी थी। आपको लाइट को देखना है, ठीक है, आपके साथ आपके सामने लाइट पास की जा रही है, लाइट, और दो टाइप के पाइप्स हैं आपके पास, है ना, आवाज नहीं करनी है। एक सीधा पाइप है एकदम, एक सीधा है, और एक थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है। एक सीधा है, ऐसी एक्टिविटी थी एक क्लास में, एक ऐसा सीधा सा पाइप है जिसके एक दोनों साइड से खुले हुए हैं एंड्स, और आप लाइट को वहां से चमकाते हो, है ना। और एक पाइप जो ऐसा यहां से स्टार्ट हो रहा है पर वो ऐसे बेंट हो गया। तो सीधी सी बात है कि वो कौन से वाले पाइप से आपको दूसरे एंड तक लाइट दिख जाएगी, सीधे वाले पाइप से। पता है ये एक्टिविटी क्यों दी गई थी बच्चों को, ताकि ये पता चल जाए कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। अब इससे आपको क्या पता चला, जब पाइप ऐसे टिल्ट हो गया था तो लाइट हमको, क्या लाइट भी उसके साथ ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ऐसे बेंट हो जाएगी क्या लाइट भी? तो लाइट जो होती है ना वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट जो है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अब वहां से आपने उसका पथ चेंज कर दिया है। अच्छा लाइट का पथ चेंज होता है, लेकिन कब, जब मीडियम चेंज होता है। लाइट का पथ चेंज आप होता हुआ देखेंगे जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, रिफ्रैक्शन, तब लाइट का पथ चेंज होता है, लेकिन पथ ऐसे चेंज नहीं होता कि बस वो आड़ा टेढ़ा ऐसे हो जाए, है ना, जिगजैग नहीं होता है कि आपने बस वो पाइप को ऐसे बेंड कर दिया तो लाइट भी उसमें ऐसे पानी की तरह बह के जा रही है, ऐसा नहीं होता है। वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। अब जैसे यदि वो मीडियम भी चेंज करती है ना, जैसे मान लो अभी ऐसे आ रही थी और वो मीडियम जैसे ऐसे आ रही है और मीडियम को थोड़ा चेंज करे तो वो थोड़ा सा मान लो बेंट हो रही है, तो बेंट होने पर भी वो सीधे ही जाएगी, ऐसे आड़े टेढ़ा जिगजैग होकर नहीं जाएगी। तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है,
स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये वाला पॉइंट आप लिख लो, प्रॉपर्टीज करके लिख लो आप, प्रॉपर्टीज लिखो आप, प्रॉपर्टीज एक दो लिख लो जो थोड़ा सा बेसिक आपसे पूछा जा सकता है। एक तो पहला वाला आप यही लिख लो, लाइट टेंड्स टू ट्रेवल in a straight line. Light tends to travel in a straight line. लाइट कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। एक और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिखो। ये पूछा जाता है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ ही सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is 3 into 10 to the power 8 meter per second. 3 into 10 to the power 8 meter per second. When light falls on a surface, two phenomena occur. कौन कौन से? देखो, जब लाइट फॉल ऑन होती है किसी सरफेस पे, 2 फिनोमेना अकर, 2 फिनोमेना होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका रिफ्लेक्शन और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो 2 फिनोमेना क्या होते हैं, इतना लिखने के बाद वो 2 फिनोमेना के नाम भी लिख लीजिएगा। When light falls on a surface, 2 phenomena occur. और वो 2 फिनोमेना कौन कौन से होते हैं? यदि सरफेस शाइनी हो, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस से होता है आपका? सरफेस जब शाइनी हो, शाइनी सरफेस बोल सकते हो आप। और सरफेस कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि नॉन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? रिफ्लेक्शन के लिए नॉन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। क्या होता है? एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन जो होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट सरफेसेस के साथ होता है। ट्रांसपेरेंट सरफेसेस के साथ होता है, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं अपन ने जो लाइट के बारे में लिखे हैं। क्या है? लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब भले ही आप उसका वे चेंज करवा दो, लेकिन फिर भी वो ऐसे जिग जैग होके नहीं चलता, वो चलेगा सीधे। बस वहां से जरूर बेंट हो जाएगा या दूर हो जाएगा, बट चलेगा सीधे, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यूनिट होती है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, है ना, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मीटर पर, इतने मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। When light falls on a surface, यदि लाइट किसी सरफेस से टकराती है, तो सरफेस 2 टाइप की हो सकती है, या तो ट्रांसपेरेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट। सो 2 फिनोमेना अकर, 2 फिनोमेना होते हैं। और वो पहला फिनोमेना है आपका रिफ्लेक्शन, जो शाइनी सरफेस और नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेस से होता है। और रिफ्रैक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से होता है।
आया समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का। देखो लाइट के बारे में तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल ही गई है। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्शन से, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग कीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? डेफिनेशन भी पूछ सकता है वो। यस, मैंने अभी बताया ना, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत जल्दी आ जाती है। 8 मिनट्स में, आपने सुना होगा 8 मिनट्स के अंदर आ जाती है ना? हाँ, सन से आप बोल रहे हो ना? हाँ, तो अप्रोक्स इतने मिनट में आ जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड ही बहुत तेज होती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। विदाउट टॉकिंग, अच्छा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब कोई लाइट आती है, सरफेस से टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस लौट जाती है, तो वो होता है हमारा रिफ्लेक्शन। मतलब कि वो बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में। व्हेन लाइट बाउंस बैक, लिखो व्हेन लाइट बाउंस बैक when light bounce back in the same direction when light bounce back in the same direction same direction after strikes a polished or shiny polished and shiny surface it is called a reflection of light. Reflection of light. It is called reflection of light. एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, मिरर से रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं ना। रिफ्लेक्शन का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? रिफ्लेक्शन थ्रू द सरफेस ऑफ मिरर। मिरर की सरफेस से जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जब मिरर से कोई लाइट टकराती है तो देखो अब ध्यान से, व्हेन लाइट बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन, यदि बाउंस बैक हो जाती है लाइट सेम डायरेक्शन में और सेम मीडियम में भी, मीडियम भी इसमें चेंज नहीं होता, आफ्टर स्ट्राइक्स अ पॉलिश्ड एंड शाइनी सरफेस। कब? पॉलिश समझ रहे हो? पॉलिश मतलब कि नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसके पीछे पॉलिश है, और शाइनी सरफेस से टकराती है, बाउंस बैक हो जाती है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम्पल में हमने लिखा रिफ्लेक्शन थ्रू द सरफेस ऑफ मिरर।
मिरर की सरफेस से यदि आप रिफ्लेक्शन कर दो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले तो देखो जो आप घर में यूज करते हैं वो हमारा कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है जिसमें प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितने बड़े आप हो उतना ही बड़ा इमेज बनता है। जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हो मिरर के अंदर भी उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। ठीक है, मतलब जितनी डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, बराबर साइज का बनेगा। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, हमको क्या करना है, इसका एक डायग्राम बनाना है। किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम बनाना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारे आपको कॉपी में ड्रॉ करना है मिरर, तो आपको कैसे करना है ड्रॉ, एक साइड आपको क्या कर देनी है, पॉलिश कर देनी है, और एक साइड की सरफेस आपकी क्या होनी चाहिए, शाइनी होनी चाहिए। एक साइड की सरफेस शाइनी हो और एक साइड क्या हो, पॉलिश हो। ठीक है, अपन मिरर के टाइप्स भी पढ़ेंगे अभी। अब देखो आपको इस चैप्टर में पहले रिफ्लेक्शन देगा, उसके बाद मिरर देगा, क्योंकि मिरर से ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उसके बाद वो रिफ्रैक्शन समझाएगा, देन लेंस समझाएगा। पहले रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन कनेक्टेड होता है मिरर से, तो उसके बाद मिरर आ जाएगा। फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन किससे होता है, लेंस से होता है, तो फिर हम लेंस पढ़ेंगे। क्योंकि लेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार लाइट जा सकती है। ठीक है, अब देखो तो हमको क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हमने लिखा है, ये हमने उसका स्टेटमेंट लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ भी करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, अब देखो आपने बना लिया एक मिरर, कैसे बनाओगे, हम प्लेन मिरर बना रहे हैं। प्लेन मिरर आप समझते हो, जो आप घर पे यूज करते हो ना, वही वाला मिरर, वो प्लेन मिरर होता है। तो आपको ले लेना है इस टाइप से एक, लेकिन अभी नहीं, अभी क्या करना है, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही सरफेस बना दी है। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश भी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिश नहीं किया तो फिर क्या हो जाएगा, हमें तो क्या बनाना है, इसको नॉन ट्रांसपेरेंट बनाना है ना, तो इसलिए क्या होनी चाहिए, पॉलिश होनी जरूरी है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, पॉलिश। तो इस तरीके से पॉलिश होती है। ठीक है, आप ऐसे शो करोगे, ठीक है, पॉलिश को। और ये जो दिख रही है ना, ये वाली सरफेस, ये शाइनी सरफेस है। इसे क्या बोलते हैं अपन, शाइनी या स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है। अब देखो एक चीज और समझो, जो सरफेस, कम फास्ट, अच्छा जिस सरफेस पे लाइट टकराती है ना, जिस सरफेस पे लाइट टकराती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब बताओ लाइट इधर टकराएगी कि ऊपर टकराएगी, जो शाइनी दिख रहा है ना उस पर टकराएगी। ठीक है, इस पे लाइट टकराएगी, और ये सरफेस को अपन बोलेंगे कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई सा भी मिरर ले लो आप, कॉनकेव ले लो, कॉन्वेक्स ले लो, कोई सा भी ले लो आप, प्लेन ले लो, लाइट वहीं टकराएगी जो स्मूथ होगी, शाइनी होगी, और उस सरफेस को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आया समझ में। अब क्या करना है, आपको लाइट को लेकर आना और इससे क्या करना है, टकराना है। ठीक है, अब देखो ये लाइट आई और इस पे आके एक पॉइंट पे टकरा गई। अब देखो ये तो नॉन ट्रांसपेरेंट है, अब ये लाइट इसके आर पार तो नहीं जा पाएगी, है ना। तो क्या होगा, आपको पहले क्या करना है, जिस पॉइंट पे ये आई है ना, इस पॉइंट पे आपको एक बनाना है नॉर्मल। क्या बनाना है, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एक परपेंडिकुलर आपको बनाना है। परपेंडिकुलर समझते हो ना, 90 डिग्री आपको बनाना है। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट है ना, जो पॉइंट दिख रहा है, ये जो पॉइंट जिसपे ये टकराया है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब यहां पे लाइट इंसिडेंट हुई है। अच्छा जो लाइट आती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
समझो जो लाइट आई है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आई है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल बना देंगे, एक परपेंडिकुलर बना देंगे 90 डिग्री का। वो ऐसे वर्चुअली बनाना है आपको, ऐसे ये बना दिया आपने 90 डिग्री का। देखो ऐसे 90 की बात कर रही हूं मैं, देखो बन गया इस सरफेस और उस सरफेस के बीच में 90। सिमिलरली ऐसे बन गया 90 डिग्री। अब देखो क्या करना है आपको, अब हमें पता है ये लाइट टकराएगी और क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। हमने क्या पढ़ा है, व्हेन द लाइट बाउंस बैक इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में लाइट क्या होती है, बाउंस बैक हो जाती है, पर कब, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस से टकराने के बाद। तो ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। अब याद रखना जितनी डिस्टेंस ये है ना उतनी ही आप यहां लेना, ठीक है, क्योंकि एंगल जो है ना वो इक्वल बनता है। तो ये ऐसे क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लौट गई, सेम मीडियम में लौट गई। अब देखो जो रे आती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, और जिसका रिफ्लेक्शन हो गया है, जिसका रिफ्लेक्शन हो गया है मतलब तो टकराने के बाद वापस लौट गई है, नैतिक स्टॉप टॉकिंग, जिसका रिफ्लेक्शन हो गया है वो होती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन हो चुका है इसलिए क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये टकराने के बाद क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो दोनों ही जो रेज है ना वो परपेंडिकुलर के साथ मिलके एंगल बनाती है, दोनों ही रेज। देखो देखो ध्यान से, एक ये इंसिडेंट रे हो गई और ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, तो इन दोनों का मिलके एक एंगल बनता है। नो 90 डिग्री का कैसे हुआ, 90 डिग्री का 45 भी नहीं। अब देखो वो तो कहीं से भी जा सकती है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि आधा ही एंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पर ये देखना जरूरी है कि 90 डिग्री अभी नहीं है। 90 डिग्री कब होता, जब ये पूरा एंगल ऐसे होता। ऐसा दिख रहा है क्या आपको, बोलो नहीं, तो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली आपको मैं ये समझाना चाह रही हूं कि ये जो परपेंडिकुलर है ना ये दोनों के बीच में कॉमन है, मतलब परपेंडिकुलर और इससे भी एक एंगल बन रहा है, फिर सिमिलरली परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे से भी एंगल बन रहा है। तो एक एंगल इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के बीच बन रहा है, तो इसको बोलते हैं आई, और एक एंगल फिर से परपेंडिकुलर और इसके बीच में बन रहा है, रिफ्लेक्टेड रे के बीच। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल जो है ना वो कॉमन है। एक एंगल ये बन रहा है, इसे आर बोलते हैं। अब क्यों आई बोलते हैं, क्यों आर बोलते हैं वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा इसका नाम क्या है, इस लाइन का नाम है नॉर्मल। नॉर्मल परपेंडिकुलर तो बोल ही सकते हैं ना 90 डिग्री, पर नॉर्मल आप यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नॉर्मल। अभिलंब बोलते हैं इसको, लंब डाला है आपने, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाला है आपने। अब देखो एक एंगल बनता है आपका इंसिडेंट रे और परपेंडिकुलर के साथ, और एक बनता है आपका रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर के साथ। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है, जो नॉर्मल है वो कॉमन है, और दोनों की ही वैल्यू बराबर होती है। यदि मान लो आपको ये आई जो है वो 30 दिया है, तो आर भी क्या होगा 30। आई यदि 45 है तो आर भी क्या होगा 45। आया समझ में। अब देखो ये पॉलिश है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इसको पॉलिश में लिख देते हो, आप भूल मत जाना। ये पॉलिश्ड सरफेस है, कैसी सरफेस है, और ये कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नीचे वाली पॉलिश्ड हो गई और ऊपर वाली क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अब देखो जो रे आती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं, जिस पॉइंट पे आती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। बाउंस बैक होके रिफ्लेक्शन हो जाता है तो बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हो चुका है ना, तो रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसे आई बोलते हैं। इसको आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
जो एंगल आई है ना, एंगल आई जो है, एंगल आई जो है, इस आई क्यों बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब नाम से, नाम में ही छुपा हुआ है इंसिडेंस, आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आई बोल दो इसको, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी रे के साथ बन रहा है, इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। एक ये जो एंगल आर होता है ना, ये एंगल आर जो होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखो आर आ रहा है ना, इसमें आर आ रहा है रिफ्लेक्शन, तो आप इसे आर बोल देंगे। आया समझ में, इंसिडेंट रे से बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे से बना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे से बना है, इसलिए क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में, चलिए। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जब कोई लाइट ऑफ रे किसी शाइनी और पॉलिश्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो वो वहां पर पहले आपको एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बना देना है, और वो वहां से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और इन द सेम मीडियम। अब अच्छा, ये जो आपने लिखा है ना, इसमें एक लाइन और ऐड करना नोट करके, और वो नोट करके लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी मीडियम डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन। मीडियम डज नॉट चेंज इन रिफ्लेक्शन। ये लाइन का मतलब ये है कि जो माध्यम होता है ना, माध्यम, मीडियम जो होता है ना, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। अब आपने क्या देखा, मान लो ये मिरर है, लाइट आई, टकराई और गई, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ। आप पहले मीडियम समझो तो होता क्या है। देखो, दो टाइप के मीडियम आपको पढ़ने पड़ेंगे। कौन से मीडियम की बात कर रही हूं मैं साइंस में मीडियम की बात कर रही हूँ ना, आप हिंदी इंग्लिश मीडियम मत समझना, ठीक है। मैं दूसरे मीडियम की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ डेंस मीडियम की और रेयर मीडियम की। मैं बात कर रही हूँ डेंस मीडियम की और रेयर मीडियम की। अब रेयर मीडियम क्या होता है और डेंस मीडियम क्या होता है, वो समझना आप। अच्छा, मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आप उसे विजुलाइज करो। आपके पास बहुत सारा पानी है, और मैं आपको दो केसेस दे रही हूँ, ठीक है। उस पानी के अंदर आपको हाथ मूव करना है, अपना हाथ हिलाना है। एक बार मैंने आपको बोला कि आप पानी के अंदर अपना हाथ हिला के देखो, और दूसरी बार मैंने बोला कि अभी हवा, जैसे हमारे आसपास क्या है, एयर है ना, एयर है, और एयर में अपना हाथ मूव करो, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या, वेरी गुड। पानी में अपन हाथ मूव कर रहे हैं, तो क्या वो इजीली मूव हो पा रहा है एज कंपेयर टू एयर, एयर जैसा मूवमेंट हो पा रहा है क्या, एयर जैसा मूवमेंट पानी के अंदर हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो क्या है, ज्यादा है। डेंस मीडियम में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, थिक होते हैं। डेंस का मतलब ही क्या होता है, घना। डेंस का मतलब होता है घना, मतलब उसके अंदर जो पार्टिकल्स बने हुए हैं ना, पार्टिकल्स जो है ना वो ज्यादा है, तो वहां पर गैप नहीं है ना, वहां पर क्या नहीं है, गैप नहीं है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए आपको मूवमेंट करने में क्या हो रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। बट यदि मैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एयर, यदि मैं एयर की बात करूं, तो एयर जो होता है ना हमारा, सबसे ज्यादा फ्री मीडियम होता है, एक प्रकार से एकदम लाइट मीडियम होता है, एकदम फ्री मीडियम होता है। उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो दूर दूर होते हैं, उसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और गैप बहुत सारा होता है, तो वहां पर आपको हाथ मूव करने में एकदम फ्री लग रहा है। तो जो एकदम फ्री वाला मीडियम होता है ना, उसे रेयर बोलते हैं। और जो थोड़ा सा घना मीडियम होता है ना, पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, डेंस मीडियम। आया समझ में, आ गया। अब देखो, अब यदि मैं बात करूं एयर की और वाटर की, किसकी बात करूं, एयर की और वाटर की।
तो इनमें से कौन सा वाला डेंस होगा और कौन सा वाला रेयर होगा? वाटर वाला डेंस होगा और एयर वाला रेयर होगा। आया समझ में? अच्छा, यदि मैं कोई हार्ड चीज की बात करूं, और हार्ड चीज की यदि मैं बात कर लूं, तो वो और ज्यादा डेंस होगा, है ना, वो और ज्यादा ही डेंस होगा। अब देखो इसमें देखते हैं अपन। अच्छा, ये जो ग्लास स्लैब है, अपन इसी से रिफ्रैक्शन करना भी सीखेंगे। ये ग्लास स्लैब जो है, इसके आसपास क्या है? एयर है। आसपास क्या है? एयर है। लेकिन ये सॉलिड है ना, ये खुद क्या है? सॉलिड है। और हमने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है। गैस मतलब वही एयर की बात कर लो, गैस उड़ सकती है, एयर उड़ सकती है, फ्लो हो सकती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा ज्यादा पास होते हैं, तो वो क्या हो गया? डेंस हो गया। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े से सॉलिड के कंपैरिजन में दूर होते हैं, तो वो लिक्विड हो गया। और एयर की यदि गैस की मैं बात करूं, तो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, तो वो बहुत रेयर हो गया। अब देखो इसकी यदि मैं बात करूं, अब दो मीडियम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। दो मीडियम कैसे? दो मीडियम क्यों है? इसके अंदर का मीडियम अलग है और हमारे इसके बाहर का मीडियम अलग है। ये कहां पर लाए कर रहा है? हवा में है ना, एयर में है ना, ये एयर में है। तो इसके आर पार तो एयर है, मतलब आसपास का मीडियम रेयर है। कैसा है? रेयर है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो दूर है। लेकिन यदि मैं इसके अंदर की बात करूं, तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोज है ना, क्लोज है मतलब कि पार्टिकल डेंस है, पार्टिकल बहुत ज्यादा पास है। तो इसके अंदर का मीडियम कैसा होगा? डेंस होगा। और इसके बाहर का मीडियम कैसा होगा? रेयर होगा। तो मैंने क्या बात की कि मैंने बोला है कि रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। अब बताओ, जब अपन ने रिफ्लेक्शन करवाया, मान लो ये मिरर लगा हुआ है, अब लाइट आई, टकरा के वापस चले गई, तो बताओ बीच में क्या उसने बहुत सारे स्टेजेस पार की, कि पानी से गुजरी या कांच से गुजरी? ऐसा हुआ क्या? मीडियम चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो वो आई रेयर मीडियम में ही आ रही है ना, एयर है, एयर में ही आ रही है और एयर में ही वापस जा रही है। तो रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता। अच्छा, आप लाइट का वे चेंज कर सकते हो, लाइट का रास्ता चेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मीडियम चेंज करना पड़ेगा। यदि मैं इसमें से लाइट ट्रेवल करवाऊंगी ना, इसमें से यदि मैं लाइट ट्रेवल करवाऊंगी ग्लास स्लैब में से, तो सेम स्पीड से लाइट नहीं चलेगी। क्यों? जब लाइट बाहर से आ रही है तो सेम इस मतलब अच्छी तेजी से आएगी, लेकिन जैसे ही वो इसमें अंदर एंटर करेगी, जैसे ही वो इसमें अंदर एंटर करेगी, तो लाइट जो है वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। अब क्योंकि बाहर ट्रेवल कर रही थी तो पार्टिकल दूर दूर थे, तो इजीली जा रही थी। लेकिन अब इसके अंदर पहुंच गई है ना, पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, तो वो छोटा रास्ता ढूंढेगी। छोटा रास्ता भी ढूंढेगी, और छोटा रास्ता ढूंढेगी ना, तो पता वो बेंट हो जाएगी। बेंट कैसे हो जाएगी? मतलब वो झुक जाएगी। जो ऐसे आ रही थी ना, वो झुक जाएगी। झुक क्यों जाएगी? क्योंकि देखो हम क्या करते हैं ना, जब भी भीड़ होती है ना, तो हम छोटा रास्ता देखते हैं। तो लाइट भी वही करती है, लाइट भी क्या देखेगी? शॉर्ट रास्ता ढूंढेगी। अब देखो, आप ट्रैफिक में जाते हो, आप यदि गाड़ी चला रहे हो, मान लो अब रोड बिल्कुल साफ है, मतलब मीडियम हम ऐसे कंसीडर करें तो मीडियम कैसा रहेगा? रोड साफ है तो एकदम रेयर हो गया, है ना। तो आप बहुत स्पीड में गाड़ी चलाओगे, लेकिन कहीं पर ट्रैफिक आ गया, मान लो अब ट्रैफिक आ गया, तो बहुत सारे लोग हैं ना वहां पे, बहुत सारे पीपल हैं, इसका मतलब वहां पे लोग ज्यादा है, मतलब डेंस हो गया ना वो। और वहां पर तो आपको आपकी स्पीड को क्या करना पड़ेगा? स्लो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही लाइट को भी क्या करना पड़ता है? वो ग्लास के अंदर गई तो स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम कैसा आ गया? डेंस आ गया। और आप जब ट्रैफिक में जाते हो तो लंबा रास्ता ढूंढोगे कि शॉर्ट रास्ता ढूंढोगे? सिमिलरली लाइट भी यदि डेंस मीडियम में जाएगी तो शॉर्टेस्ट वे ढूंढेगी, छोटे रास्ते से बाहर निकलेगी। इसलिए वो जो जिस स्पीड से आ रही थी, स्पीड तो कम हो ही जाएगी, साथ ही साथ बेंट भी हो जाएगी, झुक जाएगी, ताकि उसको थोड़ा सा कम ट्रेवल करना पड़े, है ना, थोड़ा सा उसे कम ट्रेवल करना पड़े, जल्दी से वो वहां से निकल जाए। आया समझ में? डन। चलिए, तो मीडियम चेंज नहीं होता है कब? रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन तो मीडियम चेंज होने के कारण ही हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन में तो मीडियम चेंज होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, इसे ड्रॉ कर लो।
ड्रॉ करो, ड्रॉ करो। लिख लीजिए फास्ट। इसे ड्रॉ करना है, आपसे ड्रॉ करने का भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉज। इसके बाद अपन पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए जल्दी कर लीजिए फास्ट। नेम्स जरूर लिख लेना, जो भी है भूल मत जाना किसको क्या बोलते हैं। अब आपको लिखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ मतलब कि नियम। रिफ्लेक्शन के दो लॉ पढ़ने हैं हमको, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने इसको अच्छे से देख लिया ना, बस इसी से लॉ समझ में आ जाएंगे। देखो एक लॉ होता है हमारा क्या, इंसिडेंट रे मतलब जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो जा रही है रिफ्लेक्शन होने के बाद, और आपका नॉर्मल। ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन पे और एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो नॉर्मल है वो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एंड द सेम पॉइंट, ठीक है। सेकेंड वाला लो जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 30 डिग्री। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 47 डिग्री सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 47 डिग्री, ठीक है। आया समझ में? आगे लिखते हैं हम। लिखिए लॉ। अच्छा रेयर और डेंस मीडियम समझ में आ गया ना आपको। जैसे वाटर के कंपैरिजन में एयर की बात करूं तो एयर रेयर है, वाटर डेंस है। अच्छा यदि मैं ऐसा करूं, वाटर का कंपैरिजन करूं इस ग्लास स्लैब से, तो कौन रेयर कौन डेंस होगा? वाटर रेयर हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स तो फिर भी थोड़े से दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड के और ज्यादा पास होते हैं, तो वो डेंस हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में वो डेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और वाटर एयर का भी कर सकते हो, वाटर और ग्लास स्लैब का कर सकते हो, एयर और ग्लास स्लैब का कर सकते हो, एयर और वाटर का कर सकते हो। तो मीडियम आप कहीं से भी कंपेयर कर लो, ठीक है। चलिए अब आप लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम, लॉ क्या होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट वाला हम वही लिख लेंगे, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। और दूसरा क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया समझ में? लिखो, लिखो द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal। अच्छा नॉर्मल किस पॉइंट पे है? नॉर्मल किस पॉइंट पे है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो उसको डिटेल में आपको लिखना है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऐसा कर लो। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल बनाया है वो। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हो। और आप देख भी सकते हो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड वाला पॉइंट लिखो, angle of incidence is equal to angle of reflection। is equal to angle of reflection। ऐसा भी लिख सकते हो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल, इसी को देख के बोल लोगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसे लिख लो। ठीक है, डन। तो दो लॉज हो गए, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के दो लॉज हो चुके हैं हमारे। डन, हो गया, ये लिख करके हो गया। चलिए, अच्छा अब रिफ्लेक्शन से कनेक्टेड क्या है, मिरर। रिफ्लेक्शन के बाद आपको मिरर दिए गए हैं। अच्छा, प्लेन मिरर के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, है ना, क्योंकि प्लेन मिरर वो होता है जो आप जिसमें अपना फेस देखते हो, बराबर इमेज बनता है, इक्वल डिस्टेंसेस पे बनता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की। किसकी? स्टॉप टॉकिंग गर्ल्स। स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स होता है गोलीय दर्पण। अच्छा, प्लेन मिरर वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा वो प्लेन मिरर हो जाएगा, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेयर जैसा होगा, मतलब गोलाकार होगा, वो स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको इस चीज को लिखना नहीं है, बस सुन लो। स्फेरिकल मिरर्स हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल मिरर्स की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी क्या होती हैं? स्फेरिकल ही होती है। अच्छा, प्लेन मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होती है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस भी स्फेरिकल ही होती है, स्फेयर जैसी होती है, गोलाकार होती है। ठीक है, चलो लिख लो चाहो तो इस चीज को थोड़ा सा, स्फेरिकल मिरर्स ना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन मिरर पढ़ रहे हैं। कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं अपन? स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, यहाँ पे मिरर्स हेडिंग कर लीजिएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिरर्स। और कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं अपन? स्फेरिकल मिरर। प्लेन का इतना ज्यादा रोल आपका दिया नहीं है बुक में, बस पूछेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा।
ठीक है, तो वो अपन लिख ही लेंगे, आपके नोट्स में भी अवेलेबल होगा। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स हैव spherical reflecting surfaces. Spherical reflecting surfaces अच्छा सरफेस पे डिपेंड करता है। अब प्लेन मिरर का नाम प्लेन है, प्लेन मिरर का नाम प्लेन है क्योंकि सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है। स्फेरिकल मिरर की सरफेसेस स्फेयर जैसी हैं तो स्फेरिकल है। ठीक है, चलिए स्फेरिकल मिरर्स हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। आगे लिखना इसकी सरफेस जो होती है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर्स, द रिफ्लेक्टिंग the reflecting surfaces of the spherical mirror the reflecting surface of the spherical mirror may be the reflecting surface of the spherical mirror may be curved inwards or curved outwards. Without talking, डन। चलो अब समझो क्या मतलब है इसका। स्फेरिकल मिरर्स हैव स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, ठीक है, स्फेरिकल होती हैं। और द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर में भी, अच्छा कर्व मतलब समझते ना, कर्व मतलब स्फेयर जैसी, तो कर्व्ड इनवर्ड्स भी हो सकती है और कर्व्ड आउटवर्ड्स भी हो सकती है। अच्छा इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स मतलब, इनवर्ड्स मतलब कर्व्ड इनवर्ड्स मतलब अंदर की ओर कर्व, और कर्व्ड आउटवर्ड्स मतलब बाहर की ओर कर्व। कर्व तो हो ही रही है दोनों साइड में, या तो इनवर्ड हो या तो आउटवर्ड हो, कर्व तो कॉमन ही है ना। कर्व्ड इनवर्ड्स होगी या तो अंदर की तरफ कर्व होगी सरफेस या बाहर की तरफ, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या तो अंदर की तरफ होगी या तो बाहर की तरफ। ठीक है, कर्व या तो कर्व अंदर की तरफ या तो कर्व बाहर की तरफ। So spherical mirrors have spherical reflecting surfaces. The reflecting surface of a spherical mirror may be curved inwards or curved outwards. ये अंदर की तरफ कर्व हो सकती है और बाहर की तरफ, लेकिन क्या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या जिससे लाइट टकरा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ऐसे दो मिरर आ जाएंगे, जिसमें कर्व्ड इनवर्ड्स होगा वो एक मिरर हो गया, और एक कर्व आउटवर्ड्स हो गया तो वो दूसरा मिरर हो गया। अब ऐसे ही हम दो मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो मिरर बनाना कैसे है, दो आपको पहले आपको ले लेना है एक होलो स्फीयर। क्या ले लेना है? होलो स्फीयर का मतलब समझते, होलो है और स्फीयर है। अच्छा स्फीयर और सर्कल में फर्क होता है ना। सर्कल क्या है, फ्लैट एंड है, फ्लैट एंड है, आप उसको ऐसा ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन स्फीयर तो हर जगह से 3D है ना। आपने एक बॉल देखी है ना, बॉल जो हर जगह से 3D है, वो सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि बस एक गोल सा शेप बना हुआ है, वो क्या है हर जगह से 3D है, हर जगह से गोल है। तो आपको स्फीयर लेना है ना कि सर्कल। सर्कल तो ऐसा फ्लैट एंड होता है, एक चपटा सा होता है एक ही जगह पर, है ना। जैसे ये इसकी यदि मैं बात करूं, ये है जो, अब ये फ्लैट है ना, ये एकदम फ्लैट है, ये तो ये सर्कल हो गया। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी, स्फीयर की। और स्फीयर कैसा होता है, वो बॉल दिख रही है आपको, है ना, लेकिन मैं कौन सी वाली बॉल की बात कर रही हूँ, हॉलो वाली। ठीक है, जो हर जगह से गोल हो, स्फीयर अंदर खोखली हो,
ठीक है, अब देखो आपको बनाना है दो मिरर्स, दो मिरर्स बनाना है, एक कर्व इनवर्ट्स वाला और एक कर्व आउटवर्ड्स वाला, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो और बाहर की तरफ कर्व हो। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना जरा, इसको नोट डाउन मत करना, भले आपने ये कर लिया है ना। अब ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रही हूं मैं। अच्छा वैसे ये आपको दिख सर्कल रहा है, लेकिन मैंने क्या बनाया है, स्फेयर बनाया है, समझना आप थोड़ा सा है ना। ये स्फेयर है और ये होलो है, होलो है मतलब कि अंदर से ये खोखला है। अब आपको पता है, आपने या स्फेयर की बात कर लूं मैं या सर्कल की बात कर लूं मैं, सेंटर तो होता ही है, सेंटर होता है ना बीच में, केंद्रक बोलते, केंद्र बोलते हैं ना, तो एक क्या है इसमें सेंटर है। इसमें बीच में क्या है, एक आपको क्या दिख रहा है, बीच में एक सेंटर दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको बीच के सेंटर से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, बीच के सेंटर से आप इसे बीच के सेंटर से ये मान लिया मैंने है ना, और इसको सेंटर से आपको क्या करना है, दो पार्ट से मैंने इसे कट कर दिया, और कट करने के बाद एक पार्ट में कर दो अंदर साइड से पॉलिश और एक पार्ट में कर दो बाहर साइड से पॉलिश। एक पार्ट में मैं कर दूंगी अंदर साइड से पॉलिश, और एक साइड में मैं कर दूंगी बाहर साइड से पॉलिश। तो आपको दो मिरर मिल जाएंगे, एक पार्ट में अंदर से पॉलिश और एक पार्ट में बाहर से पॉलिश। अब यदि मैं इसकी बात करूं, किसकी बात करूं, ये वाले की बात करूं, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है बताओ, अंदर है कि बाहर है, जस्ट टेल मी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है कि बाहर है। लाइट कहां से टकराएगी, यहां से टकराएगी कि यहां से टकराएगी, जो स्मूथ दिख रही है, जो एकदम चिकनी शाइनी दिख रही है, वो बाहर साइड है कि अंदर साइड है। तो ये हो गया कर्व्ड इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स। और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखना जरा, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखोगे, देखो कहां कहां पे शाइनी स्मूथ दिख रहा है आपको, यहां पे यही दिख रहा है। तो ये हो गई आपकी कर्व्ड आउटवर्ड्स, क्या हो गई, कर्व्ड आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ उभरी हो गई, कर्व हो गई, और ये अंदर की तरफ कर्व हो गई। और सेंटर तो दोनों का सेम ही आपको दिख ही रहा है। अब दोनों में फर्क है, लेकिन इसका सेंटर जो है ना कर्व्ड इनवर्ट्स वाले का, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने है, लेकिन इसका, इस वाले का जो सेंटर है ना, वो मिरर खत्म हो चुका है और मिरर के पीछे है, क्योंकि पॉलिश आ गई ना, और पॉलिश तो पीछे होती है ना। तो इस वाले का सेंटर, कर्व्ड आउटवर्ड्स वाले का सेंटर बिहाइंड द मिरर है, और कर्व्ड इनवर्ट्स वाले का सेंटर इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई और इसके सामने है। और इस वाले का क्या है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यहां आ गई है, पॉलिश यहां आ गई, उसके पीछे है। ठीक है, अब देखो इससे आपको दो मिरर मिलेंगे। दो मिरर कौन सा, ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा। अब इसमें आपको ऐसा दिख रहा है, जिसमें कहां पॉलिश है, इधर, ये किधर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस शो हो रही है, कर्व्ड आउटवर्ड्स। और ये होता है आपका कौन सा वाला मिरर, ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है ये आपका, और ये जो है ना, ये वाला जिसमें आपको ऐसा दिख रहा है, और पॉलिश कहां से है, बाहर से है। तो सरफेस, लाइट कहां टकराएगी बताओ मुझे, लाइट कहां टकराएगी बताइए, लाइट अंदर टकराएगी ना, लाइट हमारी यहां टकराएगी, ठीक है, अंदर साइड।
तो ये हो जाएगा आपका कर्व्ड इनवर्ड्स। ये क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड इनवर्ड्स। और ये हो जाएगा आपका कौन सा वाला मिरर, कॉनकेव मिरर। अच्छा, यदि अपन इनके सेंटर्स की बात कर लें अपन अभी, यदि अपन इसके सेंटर्स की यदि बात करें अपन, ठीक है, इसको अगेन बनाते हैं। ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर साइड, ये हो गया पॉलिश बाहर साइड, और ये कौन सा वाला मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। बॉयज की आवाज क्यों आ रही है? बॉयज कल नेक्स्ट क्लास में ना आगे बैठोगे आप लोग सारे, बहुत बातें करते हो। कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यदि हम सेंटर की बात करें, किसकी बात करें, सेंटर की, तो अब इधर देखना जरा ध्यान से। ये ऐसे करके एक गोला था ना, ऐसे करके था, तो बताओ सेंटर यहां होगा कि यहां होगा, यहां साइड होगा। और ये किसके सामने आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, ये कौन सी सरफेस है, पॉलिश्ड है। ये सरफेस कौन सी है, पॉलिश इसे बोलते हैं, ये होती है पॉलिश्ड। ध्यान से देखो जरा, ये होती है पॉलिश्ड। इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या है, गड़बड़ मत करना, पहले ही बोल रही हूँ, पॉलिश्ड नहीं है, ये रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ का जो सेंटर आ रहा है वो किसके सामने है, क्या है ये, कौन सी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश। ये सेंटर किसके सामने आ रहा है, श्योर, हाँ। तो ये कौन सी सरफेस के सामने आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पॉलिश्ड बोला तो पिटाई हो जाएगी अभी। इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है ये इसके सामने आ रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। अच्छा, इसकी यदि बात कर लेते हैं अपन। अब ये बताओ कैसा गोला था, ये गोला ऐसे कंप्लीट होगा ना, ऐसे कंप्लीट होगा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आएगा कि रिफ्लेक्ट यहाँ पॉलिश के पीछे आएगा, मतलब मिरर खत्म ही हो गया है आपका और यहाँ पे सेंटर आ रहा है। तो बताओ किसके सामने आ रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कि पॉलिश है, पॉलिश्ड सरफेस के सामने आ रहा है। तो इन फ्रंट ऑफ पॉलिश्ड सरफेस बोल लो, या सबसे बेस्ट आप बोल दो बिहाइंड द मिरर। क्या बोल देंगे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर का मतलब होता है मिरर के पीछे। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और कॉनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये होता है इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आया समझ में? आपने होलो स्फीयर लिया, उसके सेंटर से उसे दो पार्ट्स में कट करके एक पार्ट में अंदर से पॉलिश, एक पार्ट में कर दी। अब क्या होगा, जिसमें कर्व्ड आउटवर्ड्स होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होगा बिहाइंड द मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स होगा। ये कर्व्ड आउटवर्ड्स था, ये क्या है, कर्व्ड इनवर्ड्स। तो कर्व्ड इनवर्ड्स होगा वो कॉनकेव मिरर होगा, मतलब लाइट अंदर के साइड से यहां से टकराएगी, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये प्रेजेंट होगा इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आया समझ में? अब इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो दोनों में ही कॉमन रहने वाले हैं। ये आपका कॉनकेव में भी कॉमन रहेंगे और कॉन्वेक्स में भी कॉमन रहेंगे, ठीक है। अगली स्लाइड में मैं बताती हूँ आपको। यदि ये नोट डाउन करना है, यदि चाहते हो तो कर लो, यदि आप याद रख पाओ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हम करना है, हाँ कर लो, बिल्कुल कर लो। अच्छा, इससे प्रीवियस स्लाइड वाला नोट डाउन हो चुका है ना आप लोगों का? ठीक है। अब इसके जो पॉइंट्स है ना, इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट मिरर में होते हैं, वो पॉइंट एक बार देख लेते हैं। बाय हार्ट याद ही कर लेना, बार बार मैं याद नहीं दिलाऊंगी आपको,
कि कौन से पॉइंट पर लाइट है, कहाँ इमेज बन रही है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक बार में सारे पॉइंट याद रख लेना, या चाहे मैं कॉनकेव की बात करूं या कॉन्वेक्स की बात करूं सेम है, ठीक है। बस प्लेस थोड़ा सा चेंज होता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात करते हैं, बिकॉज आप देख चुके हैं कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कॉन्वेक्स का होता है बिहाइंड द मिरर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, मैं कोई सा एक मिरर ले लेती हूँ, मैं कॉनकेव मिरर ले रही हूँ और इसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देती हूँ। ये कॉनकेव मिरर है। अब इसमें मैं आपको सारे पॉइंट्स के बारे में सिखा देती हूँ। देखो, पहले तो जो मैंने बीच से लाइन बनाई है ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। एक्सिस समझते हो ना, ऐसे वाई एक्स इस तरीके से। तो ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में? अगला जो ये वाला पॉइंट होता है ना मिरर के ऊपर, ये जो मिरर के ऊपर ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। उसे पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। आया समझ में? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। मिरर का जो सबसे पहला वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना, इसे पोल बोलते हैं। अच्छा, आप मिरर को ऐसे नाम देते हैं एम और एन। अब आप ऐसा थोड़ा कंसीडर करो कि इस पॉइंट को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन जो है, ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने वाले जो एक इमेजिनरी लाइन है, उसे अपन बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। तो आपको बनाना नहीं है ये वाली लाइन, बस आप समझ लो एम एन जो होता है ना, एम एन जो होता है आपका, इसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। एक लाइन आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मिला रहे हो इमेजिनरी, तो वो क्या होता है? अपर्चर। एम एन वाली जो लाइन होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? अपर्चर। द्वारक हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। यहां पर होता है, मान लो हमने मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट है जहां से इसको बीच से कट किया था। अब आपको पता है कि ये एक गोले का हिस्सा है, तो सेंटर तो होगा ही, ठीक है। जैसे आप कोई वृत्त बनाते हो, कोई सर्कल बनाते हो, तो गोला तो होता ही है, गोल होता है और पॉइंट तो होता ही है उसका। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इसे सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? और इसे बोलते क्या है? जो सी से डिनोट करते हैं इसे बोलते क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? देन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो आप, इसका आधा, इन दोनों के बीच का आधा डिस्टेंस। यदि ये 10 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर की मैं बात कर रही हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, पहली बात तो ये कहां से आया ये हम सीखेंगे, बट अभी याद रख लो कि इस पॉइंट को बोलते क्या है? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। जो एफ से हम डिनोट करते हैं वो क्या होता है? फोकस, ठीक है। कैसे बनता है वो भी सीखेंगे, है ना, लेकिन पहले पॉइंट समझ लो। ये फोकस हो गया। अच्छा, एक लास्ट वाला जो पॉइंट होता है इसे अपन बोलते हैं इंफिनिटी। जो लास्ट वाला पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं अपन? इंफिनिटी, अनंत बोलते हैं, अनंत, ठीक है। अब याद रखिएगा, मिरर में हम कोई भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसका रेफरेंस पॉइंट होगा पोल। अच्छा, किसी भी चीज को नापने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि यहां से यहां तक की दूरी, आपके घर से स्कूल तक की दूरी, घर से स्कूल तक की डिस्टेंस, तो घर रेफरेंस पॉइंट हो गया। आपने कहां से मेजर किया? आपने मेजर किया घर से, तो घर रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे मैं बात करूं यहां से वहां तक की दूरी, तो मैं यहां की बात कर रही हूं, तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और वो आपने वहां तक मेजर किया है। अब देखो, तो आप मिरर में कोई भी डिस्टेंस को मेजर करोगे तो हर कहीं नहीं करना है। स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होता है ना, वो पोल होता है। पोल से ही स्टार्ट करना है डिस्टेंस, पोल से ही मेजर करना है। अब यदि मैं पोल से सी तक के डिस्टेंस की मैं बात करूं, कहां से कहां तक की? पोल से सी तक की, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं,
ये डिस्टेंस की यदि मैं बात करूंगी तो इसको डिनोट करते हैं आर से। किससे लिखा मैंने? डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी लिख दूं, चल जाएगा? पी एंड सी, इसे डिनोट करेंगे, इसे बोलेंगे क्या? पहली बात तो रेडियस, और डिनोट करेंगे आर से। अब आपने मैथमेटिक्स में रेडियस तो पढ़ा ही है, त्रिज्या। अब वही तो है, आपने इस लाइन से सेंटर तक की डिस्टेंस नापी है ना, तो हमने देखा है कि जो स्फीयर होता है उसमें अपन इस पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस को मेजर यदि कर लें, इस पॉइंट से सेंटर तक की, तो ये क्या बनती है? रेडियस बनती है। देखो ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। यदि मैं सेंटर से यहां तक की नापूंगी तो ये भी रेडियस हो गई। यदि मैं सेंटर से यहां तक की मेजर करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब ये सेंटर ही तो है ना, और ये पोल से मेजर करा है, तो इसको बोल देंगे आप रेडियस। अब एक और डिस्टेंस और समझ लो। अब पोल से सेंटर तक की तो रेडियस हो जाएगी, एक और समझो, पोल से एफ तक की भी समझ लो। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ, ये पी है, इसको क्या बोलते हैं अपन? पी बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ना। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ मतलब इतनी दूरी, पी से लेके एफ तक की दूरी को डिनोट करेंगे, पता है किससे? अब ये तो कैपिटल एफ हो गया, तो स्मॉल एफ से कर लो। किससे कर लेंगे? कैपिटल एफ फोकस हो जाएगा, और डिस्टेंस जो होगी पी और एफ की नापे होगी कहां से? मेजर कहां से करोगे? पी से। यहां से यहां आना है आपको, ऐसे नहीं जाना। रेफरेंस पॉइंट पी होना चाहिए, तो पी से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी फोकस, और ये आधी होती है रेडियस की। तो आप लिख लो डिस्टेंस बिटवीन किसकी है बताओ? पी एंड फोकस है ना, पोल एंड फोकस। तो उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलते हैं अपन फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? बोलोगे क्या? एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। बोलेंगे उसको फोकल लेंथ, और डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। और पी से लेकर सी तक की डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस, और डिनोट करेंगे आर से। तो ये सारे पॉइंट हो गए। एम एन हो गया अपर्चर, ये फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया पोल, डिनोटेड बाय पी। सेंटर वाला पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, डिनोटेड बाय सी। पी से लेके सी तक की डिस्टेंस को रेडियस आर से डिनोट करेंगे। पी से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे, एफ से डिनोट करेंगे। और ये जो बीच की लाइन होती है इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। आपने एक्सिस देखा है ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है? तो ये ऐसा दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है? और ये लास्ट वाले पॉइंट को बोल देंगे इंफिनिटी। और यही पॉइंट्स किस में होंगे? आपके कॉन्वेक्स में होंगे। बट चेंज क्या है? इसमें जो सेंटर होता है वो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इसमें जो सेंटर होता है वो इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, बट इसमें जो सेंटर होता है वो बिहाइंड द मिरर। लिख लिख लीजिए। ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, अब मैं डायरेक्टली पॉइंट का नाम बोलूंगी, आपको प्लेस पता होनी चाहिए, ठीक है?